नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अब चलते हैं थोड़ा फिर फ्लैशबैक में। हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है। करीब करीब जब ये चर्चा आप देख रहे हैं, उससे आप 16-18 घंटे पीछे चले। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक चल रही थी। दिल्ली से कुछ लोग एक साथ बैठे थे और दूर से, दिल्ली से सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर से कई लोग ऑनलाइन बैठे हुए और एक गंभीर मीटिंग चल रही थी इंडिया अलायंस की आगे की प्लानिंग को लेकर। लेकिन कहीं पर भी पॉमेरियन मीडिया में उस प्लानिंग पर चर्चा नहीं हो रही। हेडलाइंस क्या थी? आम आदमी पार्टी बैठक से दूर, इंडिया गठबंधन को लगा झटका। कोई कह रहा था टूट गया इंडिया गठबंधन, कोई कह रहा था बिखर गया इंडिया गठबंधन, कोई कह रहा था कमजोर पड़ गया इंडिया गठबंधन। इस लाइन पर पॉमेरियन भौंक रहे थे। आप याद कीजिए, गुजरात में खड़े होकर के आज से करीब 15 दिन पहले, 15 दिन से ज्यादा हो गए होंगे, अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में ऐलान किया था कि हम इंडिया गठबंधन में अब नहीं है। जब हमने कह दिया कि हम इस परिवार से अपना नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं, उसके बाद बारात में हमको क्यों ढूंढा जा रहा है भाई? क्यों ढूंढा जा रहा है? क्योंकि शादी बिगाड़नी है। हमारा मोटिव बड़ा क्लियर। जिस आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का पहले ही ऐलान कर दिया, उसको मीटिंग में ढूंढने का मोटिव क्या था? नैरेटिव चेंज करना, मीटिंग के मुद्दों से ध्यान भटकाना। लेकिन उसके बावजूद 24 पार्टियां, 8 बड़े गंभीर सवाल खड़े हैं, तैयार हैं और सत्र शुरू होने वाला है। अब समझिए क्या गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया क्या कोशिश कर रही थी? असली खबर को दबाने की कोशिश। असली खबर यह है कि जब 24 पार्टियां संसद में नरेंद्र मोदी का गला सुखवा देने वाले सवाल लेकर के तैयार हैं, तो मोदी गायब होने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी ब्रिटेन से लेकर के मालदीव तक के दौरे पर निकलने के लिए तैयार हैं, जब सवाल तैयार हो चुके हैं विपक्ष के। असली खबर ये है। राहुल तैयार हैं, राहुल के साथी तैयार हैं। बिरला का नो 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 वाले बिरला का इंतजार है और पामेरियन मीडिया के ये कुकृत्यों से पर्दा हटाने का इंतजार है। भाव को लाइए, सब हटाएगा इसी कार्यक्रम में। सब एक एक जो है पर्दा चद्दर सब हटेगा। स्वागत है भाव आपका। जाइए जरा खबर दिखाइए, शुरुआत कीजिए खबरों का सिलसिला। ये देखिए, ये हेडलाइन है, अंबानी चैनल है। इंडिया अलायंस मीटिंग, इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक में सोनिया, पवार, अब्दुल्ला जुड़े, लेकिन आप गायब। अरे जब आप पहले कह चुका है कि हम नहीं है भाई, नाता तोड़ चुके हैं, तो गायब ही रहेगा ना। लेकिन क्या तमाशा, गायब। अब जरा एक साथ, ये तो मैंने एक अकेला दिखाया, एक साथ खबरों देखिए आप। अब जरा इसमें देखिए आप, मैंने गूगल में खाली डाला और क्या आया, क्या खबर कल शाम से परोसी गई। पत्रिका, इंडिया ब्लॉक से आपके बाहर होने से विपक्ष पड़ेगा कमजोर, जाने विपक्ष को क्या होगा नुकसान। उसके बाद हिंदुस्तान, क्या कमजोर पड़ी विपक्ष की एकता, आपके बाय बाय से इंडिया ब्लॉक को कितना नुकसान समझिए। देखिए हेडलाइन, ये लगता है कि वही जोशी ने भेजा है जिसका जोश हाई है। उसके बाद देखिए हरिभूमि, आपका इंडिया गठबंधन से मोह भंग क्यों हुआ, सौरभ भारद्वाज ने बताई वजह। फिर देखिए एमएसएन, इंडिया अलायंस की मीटिंग से दूर रहेंगे आप और टीएमसी, उद्धव भी बढ़ा सकते हैं चिंता। पूरी खबर कहीं पर भी इस मीटिंग के भीतर क्या हुआ है, कुछ एक जगहों पे छोड़ दें, हटा दीजिए इसको। कहीं पर भी भाऊ इस मीटिंग का मोटिव क्या था, इस मीटिंग का जो मॉनसून सत्र है उससे क्या कनेक्ट है, सवाल कितने गंभीर हैं, कितने जायज हैं, इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। पत्रकार को ये करना चाहिए था कि वो सवाल जो देश इंतजार कर रहा है, सत्र में क्या क्या तैयारियां की इंडिया अलायंस ने, विपक्ष ने। इंडिया अलायंस विपक्ष है, विपक्ष ने क्या तैयारी की, इस पर नजर होती है। कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई, एक दो जगह छोड़ करके। जो एक दो जगह हुई है चर्चा, वो हम आपको दिखाई देते हैं, वो भी दिखा दीजिए।
जहाँ चर्चा हो, ये इंडियन एक्सप्रेस है। हम लोग कहते हैं ना कि एक ही दो जगह है जहां पर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है आंशिक रूप से, ये इंडियन एक्सप्रेस है। इसने लिखा पहलगाम सीज फायर टू बिहार एसआईआर, मतलब पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर सीज फायर और सीज फायर से लेके बिहार के एसआईआर तक इंडिया ब्लॉक लाइंस ऑफ इशू टू टारगेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स यूनिटी। इंडिया ब्लॉक ने जो है ये गवर्नमेंट पर निशाना साधने के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं वो लाइन अप कर लिए हैं और अपनी एकता दिखाई है, एकता को सामने रखा है कि हम एक होकर के 24 पार्टियां सामने आएंगी। उसके बाद ये हिंदी में लिखते हैं, ये लोग भी ठीक ठाक जो है कम से कम खबरों को लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा कि संसद के मानसून सत्र में इंडिया के 24 दल इन 8 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। ये बड़े मशक्कत से बहुत खोजने के बाद मिला है कि कहां पर लिखा गया। अब हटा दीजिए, बस भाव के पास चलने का वक्त आ गया है। ये मीटिंग की वो है जो ऑनलाइन मीटिंग में सब लोग जुड़े हुए थे, उसकी तस्वीरें हैं, वो भी आपके सामने है। भाऊ, पामेलियन के बारे में क्या बात करें, पामेलियन के बारे में आप जो भी नहीं, चर्चा में ले आए, आप लेकिन यदि बड़ा सवाल। देखिए हाँ, आशीष जी, मैं तो उल्टा कहता हूं, यदि हम्म, आम आदमी पार्टी नहीं जाती तो हेडलाइन क्या होती? एनडीए हाँ, गठबंधन की बैठक, बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक, बीजेपी इंडिया गठबंधन से दूर रही। आम आदमी पार्टी, आप, हाँ, मैंने कहा यदि आम आदमी पार्टी नहीं भी जाती अच्छा, हाँ, तो भी लिखते बीजेपी दूर रही। हाँ, अब बीजेपी को इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना, सिवाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी ने इंडिकेशन दी थी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मदद नहीं की, ये किया वो किया, तभी से दोनों दलों के बीच में लगातार ये हो गई। गुजरात में उन्होंने ये बोल दिया कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और इस बैठक के एक दिन पहले और इस बैठक के एक महीना पहले आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि वो बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाँ, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं इंडिया गठबंधन से। उसके बाद इस बैठक के एक दिन पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। इसके बावजूद आप कहे कि इंडिया गठबंधन में आप नहीं आई, यह हास्यास्पद है। अजित पवार एक समय में इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, आज नहीं है। आपने ये भी लिखना था एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी नहीं आए, लिख देते, क्योंकि आपको जो नहीं हुआ वो लिखना है। वो शेर है बहुत बढ़िया, उसका राहत इंदौरी का, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। हाँ, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, पता नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि आम आदमी, देखिए इंडिया गठबंधन में क्लैशेस होंगे, बेसिक है इंडिया और एनडीए गठबंधन का। बेसिक मैं बताता हूं आपको, बेसिक ये है कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी है वो देश के हर राज्य में उसका प्रेजेंस है, कम ज्यादा हर राज्य में उसने एक समय राज किया है। तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऊपर, और पठानकोट तक, बंगाल तक, हर राज्य में उनका राज रहा है। बीजेपी उससे कई गुना नई पार्टी, वो अभी दक्षिण में नहीं, इसीलिए कभी उसको देवगौड़ा के साथ करना पड़ता है, तो कभी किसके साथ जाना पड़ता। कल तक वो आंध्र प्रदेश में जगन के साथ थी, अब आज तब इसके साथ है। तो इंडिया गठबंधन में भी लोग आते जाते हैं। शिवसेना कंबाइन थी तो इंडिया गठबंधन से अलग ही हो गई थी ना। तो खबर ये बनेगी कि कौन छोड़ के गया, खबर ये नहीं बनेगी कि कितने लोग इकट्ठा हुए। भाई एक बात तो है जो मैंने पूरा जो निचोड़ निकाला वो ये है आशीष जी, सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को धन्यवाद देना चाहिए चुनाव आयोग का। एसआईआर ने सबको इकट्ठा किया है। एसआईआर, यही कारण है
कि हम तो वो बताएंगे कि कौन आए। आम आदमी पार्टी यदि आती तो खबर बनती मेरे हिसाब से। यदि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में इसके बावजूद आती तो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर थी। और हम खबर ये कहते कि आम आदमी पार्टी इतना होने के बावजूद आई। वो पहले से जो गई उसका वहां होने से कोई मतलब ही नहीं है, तो खबर तो वो थी नहीं। खबर क्या थी कि सोनिया गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थी, केसी वेणुगोपाल थे, जयराम रमेश, ये सब कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी, शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एनसीपी की तरफ से शरद पवार एंड जयंत पाटिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, डीएम की तरफ से तिरुचि एन शिवा, सीपीआई, सीपीएम एंड सीपीआईएमएल लिबरेशन के भी लोग थे, डी राजा थे, एम ए बेबी थी, दीपांकर भट्टाचार्य थे। ये सारे लोग थे, छोटे मोटे। कांग्रेस, केरला कांग्रेस के एमपी जोसेफ मनी थे, आरएसपी के एनके पद्मनाभ पद्मनाचार्य पद्म प्रेमाचंदनंदन थे, विधुति चिरुतलंग काची थे, तिरुवलम वन और आईयूएमएल के एम केदर मोहिन्दीन भी थे। तो ये जो लोग थे इसका जिक्र तो आपको कहीं नहीं आएगा। ये टोटल 24 पार्टी के लोग थे। और हाँ, उसमें जो अंदर हुआ वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार यदि कौन से बिल लाएंगे, सरकार यदि ये बताती है और ये छापा जाता है। जनरली क्या होता है, जब भी सेशन चालू हो जाता है पार्लियामेंट का, चाहे मानसून हो, विंटर हो, चाहे समर सेशन हो या बजट सेशन हो, सेशन के पहले विपक्ष की मीटिंग होती है कि सरकार को किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे, और सरकार बताती है कि कौन से नए बिल हम हाउस में लाएंगे। सवाल ये होता है, सरकार अपने बिल की अभी क्योंकि ये सरकार बिल्कुल बताती नहीं क्या करना है उसको, वो ऑल ऑफ अ सडन बिल लेके आती है और बिना चर्चा का पास करने में उनका विश्वास है। सरकार का उस परंपरा में लोग पार्लियामेंट के है ही नहीं कि लंबा चौड़ा चौड़ा डिस्कशन हो, डिस्कशन में कुछ निचोड़ निकले, उस बिल में कुछ आगे पीछे किया जाए, कुछ क्लॉजेस जोड़े जाए, कुछ क्लॉजेस निकाले जाए और उसके बाद बिल पास हो जाए। ये तो अब परंपरा खत्म होगी 2014 के बाद। सरकार बिल लाती है, चर्चा नहीं करती, चर्चा के नाम से दो चार लोग बोलते हैं, उसके बाद हा हू हो जाता है, बहिष्कार करवाते हैं और फिर बिल पास करते हैं। यही है। लेकिन विपक्ष का काम है कि सरकार को कई मुद्दों पे सवाल पूछना। लेकिन विपक्ष भी अब पस्त हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। वर्तमान में जो क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है, इतना ये अब गेंडे की चमड़ी हो गई है सत्ता पक्ष की, कि मणिपुर को डिस्कशन करने के लिए जब हाउस में अलाउ नहीं किया तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये जानते हुए कि वो प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन लाया इसलिए कम से कम इस प्रस्ताव के बहाने तो मणिपुर चर्चा में आए। और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तब भी प्रस्ताव लाने वाले के पास कोई ये नहीं था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पूरा, उनकी कैबिनेट ने और उनकी सरकार ने पूरा प्रस्ताव सुना, उस पर 2 दिन बहस हुई और जवाहरलाल नेहरू ने कहा सवाल ये नहीं है कि प्रस्ताव गिरता है या प्रस्ताव पास होता है, सवाल यह है कि प्रस्ताव से कई ज्वलंत समस्याएं जो दुर्लक्षित है सरकार को, उसकी एक बार फिर रेखांकित होती है और सरकार अपने आप को रेक्टिफाई भी करती है। तो सरकार को बीच बीच में ऐसे प्रस्ताव जो है सरकार पे अंकुश भी रखते हैं और सरकार की जो नजर से चीजें छूटती है वो नजर में ले आती है। अब लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू को कितने भी गाली दे, वो परंपरा, स्वस्थ परंपरा कहाँ होगी। अब तो यहाँ विपक्ष को सिर्फ इसलिए है कि भैया आप आए हैं चुन के, तो आप बैठिए, आपकी कोई औकात नहीं, ना आपको हम सुनेंगे, ना आपकी हम बात करेंगे, ना आपको हम कुछ करेंगे। हाँ, जब हमारा मन आएगा तो हम तंज कसेंगे, हम जवाहरलाल नेहरू को बोलेंगे, हम इंदिरा गांधी को बोलेंगे, हम कई चीजों को, पुराना इतिहास देखेंगे, लेकिन वर्तमान में हम बात नहीं करेंगे और आने वाले भविष्य की रणनीति हम कतई किसी को नहीं बताएंगे। यही सरकार है। तो अब कई सवाल है, जो करीब करीब 8 मेजर सवाल है। इसमें सबसे पहला तो मुझे लगता है वो जो सवाल, ज्वलंत सवाल हो, एसआईआर का है। एसआईआर का जो सवाल है वो हर राज्य के लिए आने वाले समय में एक ऐसा सवाल है कि यदि आज इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये जो कोविड का वायरस है, एसआईआर का, ये सभी राज्यों में घूमेगा, तो उसके बाद चुनाव करवाना ही बेनामी होगा, चुनाव का मतलब ही नहीं होगा, फिर ये चाइना जैसा हो जाएगा। सिलेक्टेड लोग वोटर है, वही वोट करते हैं और वही पोलित ब्यूरो तय करते हैं और वही लोग करते हैं, जिनको कोई कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट पार्टी में जिसको विश्वास नहीं, उनका कोई कोई उनका मतलब ही नहीं है, ना उनका वोट है ना कुछ। बस 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 वही चाइना मॉडल पे हम जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
यदि एसआईआर को तुरंत ये नहीं किया गया तो। इसके पहले एक एक पूरे पन्ने की बढ़िया चिट्ठी लिखी थी 33 लोगों को, उन्होंने कई नेताओं को लिखी थी, उसमें से बहुत करीब-करीब सभी नेता आ गए। ममता बनर्जी के बारे में लोग बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे थे। हाँ, उसमें चर्चाएँ हुई। तो सबसे पहला जो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे का तो आशीष जी मैंने आपको भी कहा था जब आपके चैनल में आपने मुझे कहा कि इस पे उद्धव ठाकरे का क्या है महाराष्ट्र में? मैंने कहा कि ये तो बहुत ही मज़ाकिया अंदाज में, देखिए हर जगह ज़रूरी नहीं कि महाराष्ट्र की भी विधानसभा का बहुत स्टैंडर्ड नीचे आ गया है कि अंदर मारामारी होने लगी है, मतलब एक-दूसरे का कॉलर पकड़ के पीटने लगे हैं लोग, यहाँ तक बात आ गई है। तो विधानसभा में भाषा का स्तर इतना नीचे हो गया कि तेरे को निकल बाहर, तेरे को दिखाता हूँ, इस टाइप की भाषा होने लगी है। फिर भी जब दानवे करके जो विधान परिषद के नेता है शिवसेना के, उनका रिटायरमेंट हो रहा था, तो उनको जो सेंड ऑफ पार्टी होती है, सेंड ऑफ का आखिरी जो उनका सत्र का आखिरी दिन था, तो उस दिन सभी ने भाषण किया, तो सभी ने बहुत अच्छी बातें करी उनके बारे में। तब उन्होंने कहा हँसते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने कि भाई दानवे जी आप इस पद से उठोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप उधर ही बैठोगे, इधर भी आप आके बैठ सकते हो। मतलब वो दानवे को कहा उन्होंने कि भाई अगली बार आपको यदि विधान परिषद का सदस्य बनना ही हो तो आप हमारे पास भी आ सकते हो। फिर उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन भैया ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर उद्धव जी मेरे पे आरोप लगाएँगे कि मैं लोगों को भगा रहा हूँ। मैं तो उद्धव जी को भी कह रहा हूँ कि भैया आप 20-25 साल तो आपको इस साइड पे तो आने का चांस नहीं, मतलब विपक्ष में रहोगे। आप सोचिए आ जाइए हमारे साथ तो देखते हैं। ये व्यंग में उन्होंने कहा और खूब हँसी मज़ाक हुई, ठिठोली हुई, ये होगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के चेंबर में स्पीकर और चीफ मिनिस्टर को एक किताब भेंट की। वो किताब संकलन था मराठी अखबारों के संपादकियों का, जो संपादकीय लिखे जाते हैं उसका, कि हिंदी 1ली से 5वीं तक कंपल्सरी क्यों मतलब नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर वो लेख थे, उस लेख का एक संग्रह था। उन्होंने एक बुकलेट के रूप में वो मुख्यमंत्री और स्पीकर महोदय को स्पीकर के चेंबर में दिया। तो वो आधा घंटे का कार्यक्रम हुआ। तुरंत अखबार में खबर छपी कि आधा घंटा बंद कमरे में बात हुई। मतलब अब कल मैं बता रहा हूँ हाइट होती है। बट पत्रकारिता में अभी इतनी बैंक्रप्सी आ गई है कि लोगों ने तुरंत कह दिया कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं और अब बीजेपी चले जाएँगे और सरकार टूट जाएगी। दूसरी तरफ कल आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी एक होटल में 5 स्टार होटल में कई कार्यक्रम थे। उस कार्यक्रम के सिलसिले में उस होटल में गए थे और सत्र समाप्त हो गया तो अपने मित्रों के साथ खाना खाने आदित्य ठाकरे उस रेस्टोरेंट में गए उसी होटल के। बाहर खबरें छपी कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक ही होटल में घंटों साथ रहे। फडणवीस और आदित्य। फडणवीस और आदित्य ठाकरे। उसके बाद सीएम ऑफिस से क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि भैया ना फडणवीस ने आदित्य को देखा ना आदित्य ने फडणवीस को देखा। फडणवीस अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, आदित्य वहां खाना खा रहे होंगे रेस्टोरेंट में। तो ये हालत हो गई पत्रकारिता की और ये हालत हो गई। हमारे कई विश्लेषक हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे मित्र है, वो भी कहने लगे कि भाई सरकार टूट रही है, सरकार जा रही है। ये सेंसेशन है कि सरकारें ऐसी नहीं जाती। जब महाराष्ट्र की शिवसेना टूटी तो किसको कानो कान खबर नहीं थी। रात को सब हाँ। सूरत भागे थे और गुवाहाटी से बोल के और सबको दिखा के नहीं सरकारें टूटती है और लोग इधर-उधर जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये हादसा हुआ। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ये एसआरआई का इश्यू है कि इस पे बात होगी। दूसरा पहलगाम। पहलगाम का सच क्या है? पहलगाम के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? पहलगाम के ऊपर बहुत एक सही सवाल है, वो उठेंगे। उसके बाद जो सवाल उठेगा ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या भारत का नुकसान हुआ? ये पूछा जाएगा। भाई युद्ध में नुकसान दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होते हैं। युद्ध ब्लडलेस नहीं होते। युद्ध तो खून के साथ ही होते हैं। थोड़ा बहुत हमारा भी निकलेगा, थोड़ा बहुत उनका भी निकलेगा। जिसका ज्यादा खून निकलता है वो पस्त हो जाता है, वो हारता है। लेकिन खून तो सभी दूर से निकलता है। पानीपत में यदि मराठों ने मार खाई होगी अब्दाली के हाथ से, तो ऐसा तो नहीं है कि अब्दाली के यहाँ हाँ। हाँ। एक ये हाँ। भी नहीं आया। अब्दाली ने उसके बाद तो अब्दाली कभी भारत की तरफ आया भी नहीं। एक पानीपत के बाद उसने बोला कि बस हो गया, बड़े मुश्किल से जीत गया, अब इसके बाद नहीं। बहुत जबरदस्त हानि अफगानिस्तान अब्दाली की भी हुई। तो वैसा ही यहाँ पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। हमारा क्या हुआ? हमको लोग बताते हैं कि हमारा हुआ, हम चुप क्यों हैं इस बारे में? क्या क्या फर्क पड़ता है? यदि हमने बोला कि ये हमारा नुकसान हुआ, पाकिस्तानियों ने किया, 30 सिविलियन हमारे मारे गए, ये तो हम बोल रहे हैं ना। हम्म। तो इससे क्या हमारे विजय पे कालिमा लगी क्या? नहीं। युद्ध में तो शहादत तो होगी, क्या करें?
इसीलिए लोग बोलते कि युद्ध नहीं चाहिए, वो एक मसला है। अच्छा, दूसरा, युद्ध सीज फायर को लेके बहुत इश्यूज है। सीज फायर को लेके लगातार अमेरिका हम पे प्रेशर बना रही है कि उन्होंने किया, और हम अमेरिका को बताने के बजाय हमारे देश को बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे अमेरिका को जवाब दो ना कि झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा, प्रधानमंत्री ने हड़काया उनको टेलीफोन पे, ये हमको विदेश सचिव बताते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते कि क्या हड़काया उनने? लेट इट बी ऑन द रिकॉर्ड। छोटी छोटी बात प्रधानमंत्री ट्वीट करके बताते और अमेरिका के राष्ट्रपति को हड़काया, ट्वीट भी नहीं किया। ये कई चीजें हाँ, हैं ब्रिक्स को लेके। फिर हमारी विदेश नीति है, विदेश नीति में क्या हम रशिया से हमारे संबंध तोड़ देंगे अमेरिका के चक्कर में? जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 आ रहा है, जिसमें 500% ड्यूटी लगाने की बात कर रही है, क्या हमारा ब्रिक्स मर गया है जैसा अमेरिका ने कहा? क्या ब्रिक्स अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकता? क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी नहीं ला सकता, जो प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, बाद में हमारे विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को झुठला दिया? ये भी इशू होगा। फिर किसानों का इशू होगा, बेरोजगारी का इशू है, महंगाई का इशू है, भ्रष्टाचार का इशू है। प्लेन ये जो क्रैश है। इशू प्लेन क्रैश है, जो प्लेन क्रैश को लेके फिर लगातार उसको बोइंग को बचाने की क्यों बात हो रही है? हाँ, ये कई इश्यूज है, इस इश्यूज पे बात होनी है, और इस इश्यूज पे विपक्ष कैसी बात करेगा, क्या करेगा, सब एक दूसरे को उन्होंने समन्वय किया। और ऐसा नहीं है कि एनडीए की, देखिए एनडीए की ये जो बैठक है 1 साल बाद हुई, चुनाव के नतीजों के बाद एक बार बैठक हुई थी, उसके बाद नहीं। तो सबसे पहले शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने ये सवाल, मतलब ये बात कही कि यार ये रेगुलर होनी चाहिए मीटिंग, ऐसा एक एक साल बाद मत करा। और ये कांग्रेस से लेकर तमाम बाकी दलों ने भी कहा कि नहीं, रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो। और इसके बाद ये बोला भी गया कि बहुत जल्दी इसी सेशन में एक फिजिकल मीटिंग भी होगी, सबके साथ बैठ के भी होगी, अभी वर्चुअल हुई तो। लेकिन मीटिंग्स होना जरूरी है। देखिए, एक कमी उस उनमें थी तो उन्होंने डिस्कस किया। हाँ, एनडीए गठबंधन जैसा नहीं कि बस एनडीए गठबंधन की मीटिंग होती है, एक बड़ा सा हार लेके आते बहुत सारे लोग और प्रधानमंत्री को पहनाते हैं और मोदी जी की स्तुति गाना होता है वहां पे। कोई ये नहीं कहता कि मोदी जी हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके राज्य में ऐसा, कोई नहीं कुछ बोलता है। बस वहां मोदी गान होता है, मोदी की स्तुति का कार्यक्रम, मतलब एनडीए की मीटिंग। यह सुनाया गया बाकायदा, या लेफ्ट ने सुनाया, डी राजा ने सुनाया राहुल गांधी को कि आप केरल में जब बोल रहे थे तो आपने कहा कि हमको आरएसएस और लेफ्ट, वामपंथी दल और आरएसएस, ये दोनों हमारे बड़े दुश्मन हैं, जबकि हम आपके साथ है, तो आप जरा बोलने में संयम रखिएगा, कहाँ क्या बोलते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये बातें होगी आशीष, क्योंकि इंडिया गठबंधन क्या है, सभी विरोधी पार्टियां एक हो गई है। उसमें कांग्रेस सबसे मुख्य विरोधी दल है, क्योंकि उसके बाद सांसद भी 100 है। अब कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि वो जब केरल में जाएगी तो लेफ्ट से लड़ेगी, बंगाल में हाँ, जाएगी तो टीएमसी से लड़ेगी, क्या करेगी वो? नहीं तो फिर कांग्रेस को तो पूरे राज्यों से खत्म ही होना पड़ेगा। हाँ। गिने चुने जहां बीजेपी और कांग्रेस है, वही कांग्रेस का अस्तित्व होगा। तो कांग्रेस के लिए ये प्रॉब्लम है। उसके बाद एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। भाई केरल में कल चुनाव होंगे तो किसके खिलाफ होंगे? लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस होगा, हाँ, वहां बीजेपी वही तो नहीं वही है। यूडीएफ एनडीएफ उन्हीं के बीच हाँ तो फिर, चुनावी। हाँ तो यूडीएफ एनडीएफ होगा, तो फिर आप मुझे बताइए, तो वो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलेंगे? क्या हाँ, लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ही बोलेंगे, वही खुल बोल के के बोलेंगे। चुनाव में। हाँ, चुनाव में यही प्रचार होगा। अब बीजेपी को लगता होगा शशि थरूर के भरोसे वो वहां पे चुनाव जीत लेंगे, तो आप बीजेपी भाई देखिए, मुगालते पालना, मैं तो हमेशा कहता हूँ कुत्ते बिल्ली पालते जैसे मुगालते भी पालो, इसमें थोड़ी कुछ अंकुश है। संविधान ने अपने अधिकार दिया है मुगालते पालने का, तो मुगालते में है सब। गालिब ख्याल अच्छा है, शशि थरूर को मुख्यमंत्री अनाउंस कर दो, हो सकता है केरल में सरकारी बना ले बीजेपी। तो नहीं, शशि थरूर की तो आज ही एक खबर पढ़ी, सुबह सुबह आज की खबर है, क्योंकि शशि थरूर रोज मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए खबर उनकी बनाई जाती है। तो उन्होंने हम्म कहा कि मेरा आज भी मैं कायम हूं कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। जैसे ही मैं हम्म पढ़ा, मेरे मन में क्या आया कि नेशन फर्स्ट है या बिच्छू फर्स्ट है, पहले ये तय कर लो। हम्म बिच्छू बिच्छू फर्स्ट या नेशन फर्स्ट है, ये तय कर ले। लेकिन जिन चीजों पे चर्चा नहीं हो रही है भाऊ, 5 मिनट है हमारे पास, तो वो चर्चा में बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। खबरों में कहा गया आप नहीं आई, खबरों में कहा गया उद्धव देंगे झटका, ममता देंगी झटका, नहीं आई। लेकिन ममता के तरफ से जब अभिषेक बनर्जी आ गए मीटिंग में, किसी ने नहीं छापा कि जो है भाजपा को लगा झटका, अभिषेक बनर्जी शामिल हो गए, टीएमसी शामिल हो गए। नहीं, ये नहीं उद्धव होंगे, ये ठाकरे नहीं।
उद्धव ठाकरे भाई आए, किसी ने नहीं कहा कि उद्धव शामिल हुए। सब पार्टियों की टॉप लीडरशिप, शरद पवार बैठे, उद्धव ठाकरे बैठे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड बैठे, सब बैठे मीटिंग में। अब बड़ा सवाल है, ये जितने हमने कहा 8 बिंदु, 9 बिंदु, 10 बिंदु, हम तो कई दिन से आपने 10 सवाल डाले भी थे, शायद वो सवाल हो सकता है वही सवाल बैठक में चर्चा में भी आए, जो 10 सवाल चलाया था आपने। ये असली खेल तो अभी हमको बिरला साहब पर नजर रखनी पड़ेगी। उसके लिए प्लानिंग किया कि नहीं इंडिया गठबंधन ने, नहीं तो आप कुछ भी करोगे, सामने एक ऐसा प्रहरी है, वो कहेगा नो 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 नो। और वही प्रहरी में देखिए, आप दिन बहुरने वाले हैं ओम बिरला के, जब जब सत्र चलता है तभी दिन बहुरते हैं, नहीं तो उत्तराखंड में उन्हीं की सरकार है। और देहरादून के डीएम ने क्या बेइज्जती की, मुझे खुद ही सोचने पे अच्छा नहीं लगता है कि ओम बिरला मतलब इतने पावरफुल आदमी, जो पूरे विपक्ष को अकेले हम रोक कर रखे हुए हैं, उनको एक डीएम देखिए, ने। हाँ, एक ही देखिए, ब्यूरोक्रेसी को हर एक की पावर पता होती है। हम्म ओम बिरला सिर्फ बदतमीजी करते हैं विपक्ष के साथ, हम्म उनका ड्यूटी ही लगाई दी है विपक्ष के साथ बदतमीजी करने की। हम्म तो एक बदतमीजी की झलक शायद ब्यूरोक्रेसी ने भी दिखा दी उनको। हम्म भाई आप जैसी बदतमीजी करते हैं हाउस में, थोड़ी बहुत हाँ, बदतमीजी आपसे भी साथ में हो जाए तो आपने जैसा भी कोई नोटबंदी की बात की तो तुरंत इशू पे बोलिए, इशू पे बोलिए, इशू पे बोलिए। वो बोला भाई साहब हम इशू पे बोले, नोटबंदी तो इसी सरकार की है, आप तो जवाहरलाल नेहरू और इमरजेंसी की भी बात बोलने देते हैं, तो खुद ही हाँ, हंसने लगे। हम्म, देखिए सबसे पहले क्या है, ये दो तीन फिल्टर लगे हुए हैं। सबसे बड़ा फिल्टर, विपक्ष को एक मत होने देना, फिर विपक्ष एक होकर बैठ जाता अंदर, तो फिर विपक्ष को बोलने मत देना, और ये काम स्पीकर का है। हम्म, उसके बाद भी विपक्ष बोला तो उसका जवाब ही मत देना। जब मजबूरी जवाब देने की बात ही आ गई तो फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम है ही, इंदिरा गांधी का नाम है ही। अब तो जिस इंदिरा गांधी को, मतलब डिबेट सुन ले आप हाउस के, अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद क्या बोला होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं सोचा कि उनके पार्टी में एक दिन ऐसे कुपड़ भी लोग आएंगे। जिस इंदिरा गांधी को, जिस सरकार की उन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए और पाकिस्तान तोड़ने के लिए सराहना की हो, उसी दुर्गा। उसी इंदिरा गांधी को ये कहा कि भैया इन्होंने बहुत बड़ी गलती की बांग्लादेश बना के, ऐसे हाँ, कुपड़ और ऐसे मूर्ख किस्म के लोग भी संसद में बैठेंगे, ये कभी अटल जी ने नहीं सोचा हो। नहीं तो अटल जी संन्यास ले लेते राजनीति से, आने वाले समय में यदि पार्टी इतनी निचले स्तर पे जाएगी तो। बिल्कुल हम्म, होगा। ये लेकिन बेसिकली एक नया इतिहास लिखने का प्रयास है। शास्त्री जी ने 62 का, शास्त्री जी ने 65 का युद्ध जीता, वो बहुत बड़ी गलती की। इंदिरा जी ने बांग्लादेश पाकिस्तान तोड़ा, ये बहुत बड़ी गलती की। ये मोदी ये जी नया तो इतिहास गढ़ने का प्रयास है। नहीं, लेकिन मोदी जी तो खैर मास्टर स्ट्रोक है, क्यों ट्रम्प का नाम भी नहीं लेते, मास्टर स्ट्रोक है। आखिरी आखिरी सवाल, बस सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचा है अभी डिबेट का, सबसे महत्वपूर्ण। कुछ भी तैयारी कर ले 24 दल, 24 दल के बजाय 48 हो जाए, मोदी जी जब गायब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे सवाल, किससे पूछेंगे, स्टेफनी से? मैंने क्या कहा, हाँ, अभी जा वर्तमान में रहे हैं विश्व को आप समझ नहीं रहे लंदन। आशीष जी। मैंने किसी को पूछा ऐसा, मोदी, उन्हें कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, भारत के लिए निशिकांत दुबे वगैरह टाइप के लोग भारत संभाल लेंगे। हाँ, मोदी जी को अब विश्व में डिमांड है। हाँ, मोदी जी विश्व के नेता हो चुके हैं। हाँ, तो जो आदमी विश्व का नेता है, उसे आप मतलब मोदी जी के लिए बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मोहल्ले छोटे छोटे, ब्रिटेन उनका इंतजार कर रहा है, विश्व की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट उनका इंतजार कर रही है सुनने के लिए, और तुम रोने बैठे हो कि हमारे यहां नहीं बोलते। या निशिकांत दुबे है ना बोलने के लिए, वो एक छोड़ रखे उनने।
और खुद भगवान का अवतार है, अविनाशी है, उन्होंने कहा सर्वत्र व्याप्त है वो अपने पार्लियामेंट में भी होंगे, इंग्लैंड में भी होंगे। और मोदी होते तो भी क्या करते, आप मुझे बताइए। अब जी आपके सवाल पे जब मोदी जी यदि सुने गलती से तो बोलेंगे कि आशीष चित्रांशी माफ करना मेरे शब्दों के लिए, पहली बार आपके लिए यूज कर रहा हूं, आशीष जैसा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा। अरे 2014 से आप मुझे देख रहे हो, जब मैं हाउस में बैठ के भी जवाब नहीं देता तो मेरा रहना क्या ना रहना क्या। और जब मुझे बोलना होता है तो कोई भी उलूल जुलूल बोलता हूं तो मैं ट्वीट करके भी बता सकता हूं। मुझे जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, इन सबको ही गालियां देनी है तो मैं ट्वीट से भी दे सकता हूं। और मैं निस्वार्थी हूं, मुझे पार्लियामेंट में आके भत्ता वत्ता लेना अच्छा नहीं लगता। जिस आदमी को विश्व में डिमांड हो, विश्व जिसका इंतजार कर रहा हो, इंग्लैंड में भी आज मोदी जी की डिमांड है, वहां के पॉलिटिशियन ढूंढ रहे हैं मोदी जी को कि देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद भी देश आपको वाई वाई करता है, या ज्ञान हमको दे दो, हमारे यहां तो तुरंत भगा देते हैं। हाउ टू फूल दी वोटर्स, कला है आशीष, बहुत बड़ी कला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार आप मतदाताओं को मूर्ख बना के विजय हासिल करते हो, एक बहुत बड़ी कला है ये। कौन विश्व का आदमी ये कला नहीं सीखना चाहेगा, कौन नहीं चला सीखना चाहेगा। इसलिए विश्व के हर पार्लियामेंट से डिमांड है कि आप हमारे यहाँ के भाषण दीजिए और बताइए। बस अपने वो बस सारे अपने विश्व के नेता मूर्ख है। जन की बात, जन की बात, जन की बात, अरे मन की बात सुनो कैसी होती है। मन की बात करना ही नहीं आती किसी को। अपने पार्लियामेंट में मत बोलिए, बाकी पूरी दुनिया में बोलिए। बस ये समझ लीजिए कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के संविधान निर्माता, इस देश के लोकतंत्र के निर्माताओं ने, हमारे पुरोधा जो थे इस लोकतंत्र को अर्जित करने वाले, उन सबने कभी कल्पना नहीं की होगी। हमने अटल जी को देखा है, भाऊ कई बार कहते हैं कि पुराने संसद के भाषण निकाल के सुनते रहते हैं। अटल आडवाणी दोनों बैठे रहते थे संसद और सुनते थे, अपोजिशन के एक एक स्पीच को सुनते थे, ठहाके लगते थे, हंसते थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुना जिसके पास टाइम ही नहीं है, अपने देश को संबोधित करने के लिए टाइम नहीं, सिर्फ चुनावी संबोधन के लिए वक्त है। और चुनावी संबोधन में कोई भी सच से दूर दूर तक वास्ता नहीं, जुमले, झूठ, ये पूरा का पूरा भरा होता है परोसने के लिए। खैर, अरे भाई, इजाजत लालू दीजिए। यादव का वो भाषण जिसमें लालू यादव कहते हैं कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार बोल दिया आपको हाँ, कि अटल जी एक प्रधानमंत्री बार बनेंगे, हाँ, एक बार बोल दिया आपको, आप बन गए हैं, अब तीन तीन बार बन गए हैं। हाँ। अब तो निजात दीजिए देश को, अब तो जाइए। अब छोड़ो जी, अब तो पीछे छोड़ो। इस बात पे इरिटेट होके अटल जी उठ के खड़े नहीं हो गए कि इस देश की जनता ने मुझे चुना है, मैं अकेला तुम पे भारी हूं, ये नहीं बोला। अटल जी ने जो ठहाका लगाया उस बात पर कि सारा सदन गदगद हो गया। क्लिप्स है, अभी भी हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब ठहाके पुराने बोल रहे हैं। भाषण, मतलब लगता तो, इसीलिए आशीष, मतलब तब पार्लियामेंट कवर करने जब जाना भी होता था, हमने भी कुछ कुछ दिन संसद कवर कर ली, तो बैठे रहते थे घंटों, आनंद आता था सुनने में। क्या तो भाषा का स्तर था, शेर शायरी भी होती थी, कविताएं भी होती थी, एक से एक। तंज भी कसते थे तो एक क्लासिकल होता था। हाँ, और पूरी विपक्ष की बात सुनी जाती थी, एक अकेला भी खड़ा हो जाता था। मुझे याद है कि चंद्रशेखर अपने पार्टी के अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, अकेले लेकिन अकेले, जब हाँ। चंद्रशेखर उठ के खड़ा होते थे तो चंद्रशेखर का भाषण सुनने में कान ऐसे लगा के सुनना पड़ता था। धारा प्रवाह, आदमी सिर्फ सांस लेने के लिए रुकता था। और पूरा एक घंटा नॉन स्टॉप स्पीच देकर पूरा देश की समस्याओं को रेखांकित कर सरकार को कटघरे में खड़ा करता था। लेकिन भाषा की शालीनता देखिए उस आदमी की। वो भी ठाकुर थे, वो भी उत्तर प्रदेश से आते थे, गाली गलौज तो नहीं थी। वो योगी जैसा तेज ही नहीं था ना उनमें, वो तेज नहीं था। वो उतने तेजस्वी नहीं थे।
खैर क्या करें, इस अतीत की चर्चा में हम लोग जाएंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि अतीत हमारा इतना गौरवशाली है कि जब हम वाकई देखते हैं वो पल, वो नोक-झोंक, उस नोक-झोंक के बीच भी एक ऐसी आत्मीयता, एक ऐसा बंधन, बॉन्ड कि हाँ, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं किसके लिए? देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। वो वक्त गया, वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। नहीं तो योगी आदित्यनाथ की इसी सदन में रोने पर सोमनाथ दा ने पिता तुल्य पितृ भाव दिखाया था, एकदम पिता वाला भाव। आज कोई विपक्ष का सांसद रो दे तो कहेंगे नो नो, रिकॉर्ड से बाहर निकालो, और खिल्ली उड़ाएंगे सब वहीं पर, खिल्ली उड़ाएंगे कि मोदी ने रुला दिया। ये होगा, मोदी ने रुला दिया, औकात में ला दिया। तो सबको तो औकात में लाने में लोग लगे हैं, हालांकि देश को औकात में ले आए, देश को औकात में ले आए लोग। इजाजत दीजिए हमें, वक्त जाते नहीं है। देखिए कल से हम लगातार निगाह रखेंगे, आप भी रखिएगा संसद पर, क्योंकि यही लोकतंत्र का मंदिर है। अब मंदिर में देवता विराजमान होंगे कि नहीं, सब लोकतंत्र और संविधान रूपी देवता उस संसद में विराजमान रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, या यहाँ भाई इस मंदिर को भी, लोकतंत्र के मंदिर को भी पाखंडियों ने कैप्चर कर लिया है, ये देखना होगा। इजाजत दीजिए हमें, कल फिर आएंगे भाऊ के साथ अगला स्पेशल कार्यक्रम। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।